क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, पैंडमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले कुछ सालों में ये बात हमने देखी है कि ये सभी डोमेन्स, ये सभी डायमेंशंस फॉरेन पॉलिसी की एक्सटेंशन बन चुके हैं। और जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है, न्यू टेक्नोलॉजीज की आती है, तो एक ऐसा विषय है जहां पे सभी देश मिलके कोऑपरेट करके इस विषय पे डिस्कशन करते हैं और समाधान निकालते हैं आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं रिलेटेड टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी कभी भी अच्छी नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा वैल्यू न्यूट्रल है। डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम करता हूं आज के फ्यू मिनट सीरीज लेक्चर में। आज का टॉपिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको लेके रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही समिट कंक्लूड हुआ है न्यू दिल्ली में। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आईआर से भी ओरिएंटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी ओरिएंटेड है और इंटरनल सिक्योरिटी से भी ओरिएंटेड है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, कोशिश करें कि ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें जिससे हमारा सिलेबस के 2-3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, डायमेंशंस कवर हो रहे हैं। और इस टॉपिक को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आप ऐसे में भी काफी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके बारे समझते हैं कि क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेके क्या बातचीत हुई है। लेकिन पहले ही समझें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है GPAI, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई थी। देखिए, इस पार्टनरशिप को पहली बार प्रपोज किया था G7 के 2 देशों ने, कनाडा और फ्रांस ने, जब 44th G7 सम्मेलन हुआ था बैक इन 2018। तो प्रपोजल किया था इसका। ये ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था जून 2020 में। ये भी बताना चाहूंगा कि इंडिया इसका एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, ये बात आपको पता हो। टोटल इसमें 29 मेंबर्स हैं, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है GPAI का। तो कई बार स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं ना MCQs में, तो अगर एक स्टेटमेंट ऐसा है कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ GPAI, तो आपको पता हो कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब GPAI अपने आप में एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, क्योंकि इस इनिशिएटिव में केवल सरकारें प्रेजेंट नहीं हैं। कोशिश की जाती है कि हेड्स ऑफ द स्टेट तो इस समिट्स में, या मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब लीडर्स तो इस समिट में बैठे ही होते हैं, लेकिन पीपल फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, पीपल फ्रॉम द एकेडमिया, पीपल फ्रॉम बिजनेसेस, उनको भी इन समिट्स में, इन मीटिंग्स में इनवाइट किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे थ्योरेटिकली तो हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, how to bridge the gap between the theory and the applied part of AI. Now in the last 2-3 years we've also been discussing about the pressing concerns emanating out of the misuse of AI. For example, अगर हम deep fakes की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका एप्लीकेशन हम हेल्थ केयर में देखते हैं, स्पेस में देखते हैं, डिफेंस में देखते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेके आना ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। सो GPAI एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि लाइक माइंडेड देशों के द्वारा प्रमोट किया गया है। लाइक माइंडेड देश यानी कि डेमोक्रेसीज की बात करें, ये जो इनिशिएटिव है, दिस वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द OECD, और कोशिश की जाती है कि बेहतरीन माइंड्स को इनवाइट किया जाए जो कि साइंस के फील्ड से हैं, इंडस्ट्री के फील्ड से है, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, एकेडमिया, इन सब लोगों के विचार और इन सब लोगों के व्यूज यहाँ पे जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, ताकि कैसे AI को बेटर रेगुलेट किया जा सके और AI का बेनिफिट, AI के अच्छे जो फायदे हैं वो कैसे उठाए जा सकते हैं। नाउ हाउ डू यू अप्लाई फॉर मेंबरशिप इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? तो मेंबरशिप जो है ये सभी के लिए ओपन है, चाहे आप डेवलपिंग देश हैं या चाहे आप डेवलप्ड देश हैं। Now those who are interested in applying for GPAI, उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा GPAI के सेक्रेटेरिएट को और अकॉर्डिंगली एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में लेटर ऑफ इंटेंट होगा कि क्या इच्छा है आपकी, क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कारण है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हैं, और साथ के साथ कंफर्म करना पड़ेगा कि आप एज एन एप्लीकेंट, एज ए पोटेंशियल मेंबर पूरी तरीके से इंडोर्स करेंगे द शेयर्ड वैल्यूज reflected in the OECD recommendation on AI. So what are the OECD recommendation on AI? It must be a long document. अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, अगर उसमें से कोई 1 या 2 गाइडलाइंस आप कमेंट सेक्शन में बता पाए तो मुझे अच्छा लगेगा।
आप कितना अटेंटिवली ये वीडियोस को देखते हैं सुबह 8 बजे, उसका भी अंदाजा मुझे रहेगा और अकॉर्डिंगली मैं अपने वीडियोस को बेहतर बना सकूंगा। ना 2023 का जो GPAI समिट हुआ है, ये ऑफ कोर्स भारत की राजधानी में हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही कंक्लूड हुआ है। इस इवेंट में अगेन पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अकेडमिया, यहाँ से सब इतने सारे फील्ड्स में से लोगों को इंक्लूड किया गया टू फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रायोरिटीज। तो ये समिट had offered an opportunity for the GPAI working group ताकि वो शोकेस कर सकें जो recent developments हैं of their work, primarily around 4 themes। एक तो है responsible AI, then data governance, then है future of work, और चौथा जो है innovation and commercialization। मैं इस particular aspect पे towards the end of the video आऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आप में से लोग सोचेंगे सर ये responsible AI क्या होता है। Now, as the word denotes, responsible AI, चलो मैं बताता हूं, लेकिन क्विकली यहाँ पे मेंबर्स ऑफ GPAI देख लें। जो अर्जेंटीना से लेके यूरोपियन यूनियन तक ये टोटल 29 मेंबर्स हैं, ठीक है, 29 मेंबर्स हैं। अब रिस्पॉन्सिबल AI क्या होता है? देखिए, वर्ड रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबल AI ये एक बहुत मल्टीफेसेटेड टर्म है जो कि इनकम्पास करता है कि AI का इस्तेमाल एक एथिकल और लीगल तरीके से कैसे किया जा सकता है। इंक्लूसिविटी पे फोकस किया जाता है। अभी कुछ दिन, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, तो जैसे टीवी चैनल्स पे न्यूज़ आती रहती है और वहाँ पे मोदी जी भी आ रहे थे और वहाँ पे बता रहे थे समिट को, जो अपने उनके कमेंट्स थे, जो व्यूज़ थे टेक्नोलॉजी और AI को लेके। तो मैं सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही कि देखिए जो पिछला डेकेड था 2010 से लेके 2020 के बीच में, इस दशक में हम टेक्नोलॉजीज को इंक्लूसिव नहीं बना सके, लेकिन 2020 से लेके 2030 का जो डेकेड है, 10 साल का डेकेड है, इसको टेकेड भी कहा जाता है, इसको टेकेड भी कहा जाता है। और मोदी जी ने कहा कि एक ऑब्जेक्टिव सभी देशों का होना चाहिए, चाहे वो गरीब देश है चाहे वो अमीर देश है, कि जितना हो सके टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव, यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी एक्सेसिबल हो सके, फार फ्लंग रूरल एरियाज के लोग भी अगर टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें, तो ही टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है। नहीं तो टेक्नोलॉजी फिर एक सबके लिए बहुत बड़ा श्राप होगा। तो रिस्पॉन्सिबल AI का मकसद है कि AI कैसे सोसाइटी एज अ होल को बेनिफिट कर सकता है, जहां पे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस को इनकॉर्पोरेट किया जाए और बढ़ावा दिया जाए। तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिस्पॉन्सिबल AI के। नंबर 1 इज इंक्लूसिवनेस। AI सिस्टम्स को डिजाइन ऐसे करें ताकि उसमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो है लोगों के, उनको अकोमोडेट किया जा सके, हर किसी की नीड के अकॉर्डिंगली AI केटर हो सके। देन ट्रांसपेरेंसी, AI सिस्टम्स को ऐसा बनाना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, देखिए AI इन गवर्नेंस एक रियलिटी है, और आने वाले समय में अब देखिए मशीन्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस को थोड़ा सरल करना, डीक्लटर करना और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर करना, ये काम है AI का आने वाले टाइम में। लेकिन कैसे ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है? और तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। सो AI, रिस्पॉन्सिबल AI शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर एज फार एज द अकाउंटेबिलिटी for the development, deployment और the utilization of AI systems is concerned. Now, अभी ग्लोबल चर्चा क्या हो रही है AI को लेके? कई सारे कमेंट्स आते हैं। एलॉन मस्क की अगर माने तो AI एक बहुत डेंजरस टूल है जो कि आज की जनरेशन के हाथ में है। मैं AI को डेंजरस तो नहीं कहूंगा, और मैं उस बात को यहाँ पे नहीं कहूंगा कि AI के आते जॉब्स जाने वाली हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है सबके लिए कि कैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें, अपस्किल कर सकें। वेदर आई एम अ टीचर, वेदर आई एम अ डॉक्टर, वेदर आई एम अ सिविल सर्वेंट, वेदर आई एम इन एनी प्रोफेशन, कुछ ना कुछ फायदा तो टेक्नोलॉजी मेरे लिए लेके आ रही है, तो मेरे को उसको अडेप्ट करना है। लेकिन ग्लोबल कंजर्वेशन सराउंडिंग AI हैज बीन वेरी, शैल वी यूज द वर्ड स्केप्टिकल, या अगर हम पेसिमिस्ट एटीट्यूड की बात करें, लोगों के मन में, देशों के मन में नेगेटिविटी भी बहुत है AI को लेके। सो यूरोपियन यूनियन ने अभी हाल ही में एक AI एक्ट को पास किया था, जो कि वहां पे क्लियर कट कुछ फेंसेस, गार्ड रेल्स मतलब क्या होता है, कुछ फेंस, कुछ प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस करना, ताकि ये प्रोटेक्शन, ये फेंस इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ताकि अगर AI का मिसयूज हो रहा है, किसी किस्म की कंप्लेंट्स आ रही हैं, डीप फेक की बात आज के टाइम पे आती है, एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स आज के टाइम पे आ गए जो कि मिसयूज किए जा सकते हैं, तो एनी इर्रेगुलर बिहेवियर, एनी बिहेवियर
विच इज बीइंग मैनिपुलेटेड यूजिंग एआई, इन सब चीजों से कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं और कैसे अकॉर्डिंगली परपेट्रेटर्स ऑफ सच क्राइम्स को सजा दे सकते हैं। नाउ जस्ट अ मंथ बैक इन नवंबर 2023 यूके में भी एक समिट हुआ था और वो समिट में एजेंडा क्या था, टू टैकल द पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके चलते यहां पे ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन, तो आपको याद रहे ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द समिट which happened in UK in November 2023 which talked about how to tackle the potential risks of AI। जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है जिसके बारे अभी एक मिनट में मैं बात करने वाला हूं, उसका संबंध है GPAI से, क्योंकि ये समिट जो GPAI का था वो इंडिया ने होस्ट किया था। अब ये जो डिक्लेरेशन था ब्लेचली डिक्लेरेशन, इसमें भी 28 देश मौजूद थे इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंक्लूडिंग EU एज वेल। यहां पे डिक्लेरेशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सब्सटैंशियल रिस्क्स जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ AI। और यहां पे बात करी गई है the unintended issues of control of frontier AI। now what is frontier artificial intelligence, इस बात को समझें। frontier देखिए, एक तो रिस्पॉन्सिबल AI के बारे आपने समझा है, अब ये है IR का वीडियो, लेकिन यहां पे हम इंटरनल सिक्योरिटी के डायमेंशन भी समझ रहे हैं और यहां पे एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायमेंशन भी समझ रहे हैं। सो वंस अगेन टॉपिक ऐसा पढ़े, इस तरीके से पढ़े जिसमें आप मल्टीपल डायमेंशंस लेके आ सके, वही एक निशानी होती है एक समझदार यूपीएससी एस्पिरेंट की। नाउ फ्रंटियर एआई कैन बी डिफाइंड एज अ हाईली केपेबल फाउंडेशन जनरेटिव एआई मॉडल्स व्हिच कुड पोजेस डेंजरस कैपेबिलिटीज अगर उसको एड्रेस ना करा जा सके। फॉर एग्जांपल एआई के चलते लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लैम्डा का, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, ये अगेन एक ऐसा टूल है बाय गूगल जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जहां के जिसके चलते आप बहुत सारे स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो पोएम के लिए हो, चाहे वो कोड्स के लिए हो, चाहे वो म्यूजिकल पीसेस के लिए हो। लेकिन कैसे इसका मिसयूज किया जा सकता है, तो टू एड्रेस दोस कंसर्न्स ऑफ फ्रंटियर एआई, इस बात की जो डिस्कशन है वो ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन में करी गई थी। इंडिया और GPAI की बात करें तो इंडिया पहली बात तो समझे कि फाउंडिंग मेंबर है इस अलायंस का, और जून 2020 से जब से ये अलायंस की स्थापना हुई है, इंडिया हैज बीन देयर। भारत का एजेंडा क्या था? भारत का एजेंडा ये था कि देखो, हम एआई को कोई डेविल नहीं कहने वाले हैं, कोई मॉन्स्टर नहीं कहने वाले हैं। हम चाहेंगे, बिकॉज हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं, अभी भी मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिप्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इंडिया का ये एजेंडा था कि अगर एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज में किया जा सकता है, हम और डिफेंस या स्पेस में किया जा सकता है, हाउ अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग AI टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और दूसरा एजेंडा भारत का ये था इस समिट में, टू वर्क टुवर्ड्स कोलैबोरेटिव AI, जो कि इन लाइन होगा विद इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। DPI को लेके भी आई एम श्योर आपने इकोनॉमी में DPI के बारे पढ़ा होगा। DPI को लेके भारत को काफी प्रशंसा मिल रही है, थैंक्स टू आवर UPI सिस्टम्स, थैंक्स टू द भीम एप्स। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे इवन ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग बहुत बात करी गई थी और इंडिया को काफी देशों ने लुक अप टू किया था फॉर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिसेंटली कंक्लूडेड मीटिंग है GPAI की, सो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हैज सक्सेसफुली अटेम्प्टेड कि कैसे एक बैलेंस, एक संतुलन लेके आया जा सकता है बिटवीन इनोवेशन, न्यू इनोवेशन एंड अलोंग विद दैट हाउ टू एड्रेस द रिस्क्स एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ नो डाउट हमने यहां पे बात करी कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, आने वाले समय में AI क्या क्या बदलाव लेके आ सकता है, कैसे AI रोजगार बढ़ा सकता है, कैसे AI के चलते हम अपनी GDP को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ यहां पे इश्यूज लाइक इंक्लूसिविटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब मुद्दों के बारे में बात करी गई है इन सिंक्रोनाइजेशन विद AI। तो अगर यूटिलाइजेशन ऑफ AI करना है तो उसका मकसद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स। दूसरा, लोगों की डिग्निटी और वेलबींग को अपहोल्ड करना। PDP, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट दैट यूटिलाइज करो AI को इस तरीके से कि आप और इनोवेशन को फॉस्टर कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो और
रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल और ट्रस्ट वर्दी एआई सिस्टम जनरेट कर सकते हो जो कि ह्यूमन सेंटर्ड है, नाउ जो एसेंस था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का, ठीक है, एआई रिलेटेड रिस्क क्या है, उसको कैसे टैकल करना है, लेकिन एआई कैसे सपोर्ट करता है इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर को, हेल्थ केयर को, इस सब से रिलेटेड भी बात करी गई थी। लेकिन अगर हमको एक लाइन में समराइज करना है इस डिक्लेरेशन को, तो वी कैन से दैट एआई इज इनहेरेंटली गुड, इट इज नॉट अ मॉन्स्टर। और एआई एक कैटलिस्ट है, एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है आने वाले समय के लिए, जब भारत विकसित भारत के टुवर्ड्स देख रहा है, टुवर्ड्स 2047, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एआई एक बहुत बड़ा वरदान है, कैटलिस्ट है। लेकिन कुछ ना कुछ यहां पे नुकसान जरूर आ सकते हैं, कुछ ना कुछ यहां पे सिक्योरिटी कंसर्न जरूर आ सकते हैं, और फ्रॉम टाइम टू टाइम उन कंसर्न्स, उन रिस्क्स को मिटिगेट करना भी बहुत जरूरी है अलोंग द वे। Now, India is looking forward to unlock the potential economic benefits of AI. Now, India has come a very long way. कहाँ अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, अगर हम कुछ महीने पहले की भी बात करें, तो इंडिया कभी भी कोई लीगल इंटरवेंशन को या किसी किस्म की रेगुलेशन को ओवर एआई सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन आज इंडिया एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहां पे हम एक्टिवली चाहते हैं कि ऐसे रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करें जहां पे इंडिया भी योगदान दे, which are based on risk based and user harm approached. So AI को ये नहीं है कि ओवरली सेंट्रलाइज करने की बात इंडिया एडवोकेट कर रहा है। इंडिया वुड स्टिल वांट कि AI शुड बी वेरी डिसेंट्रलाइज्ड, हाउएवर नेवरदलेस जो हार्म्स या जो भी ऐसे कंसर्न्स या जो रिस्क्स एमिनेट होते हैं ओवर द मिसयूज ऑफ AI, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अंत में अगर हम मोदी जी की बात को कंक्लूड करें, मोदी जी ने क्या कहा था कि डुअल पोटेंशियल है AI का, 21वीं सदी का सबसे बड़ा वरदान भी है, लेकिन पोटेंशियल, क्षमता इसमें है कि यह सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले कर सकता है, मोर डिस्ट्रक्टिव देन प्रोबेबली न्यूक्लियर वेपन्स डिड इन द 20th सेंचुरी। सो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि GPAI से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से हमको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है टू मेक इवन बेटर वीडियोस। और जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे और खूब मजेदार टॉपिक्स और भी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पॉपुलरली डिमांडेड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स संभव 2.0 में। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमने इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्सेज हैं वो भी लॉन्च कर दिए हैं। तो यदि आपको लगता है कि आईआर कुबेर सर अच्छा पढ़ाते हैं और यदि आप आईआर का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप स्पेशल कूपन कोड है कुबेर लाइव, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिसपे कॉल करके आपको और इंफॉर्मेशन इस कोर्स से संबंधित दी जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी and safe weekend. Thank you.